हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर का जो नाम था, हाँ, अकाउंटिंग, हाँ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये जो चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। और अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़ लिए थे। हमें अभी इसमें पढ़ना था कि कैसे कैसे किसी भी, मतलब कि कितना, किसी इकोनॉमी में एक साल में कितना प्रोडक्शन है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि एक साल में अब किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने बताया था इसको कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको तीन तरीके से कैलकुलेट कर, कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा, जो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। कौन से मेथड की बात करेंगे? इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो होगा प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। हाँ, किसकी बात करने वाले हैं इसमें? हम प्रोडक्ट मेथड से क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को कभी कभी बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोला जाता है इसको? वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टू कैलकुलेट, हाँ, टू कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एक इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, हाँ, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उसको कलेक्ट करने के, उसको पता करने के तीन मेथड्स थे। एक था प्रोडक्ट मेथड, या इसे वैल्यू एडेड मेथड भी वो कह सकते हैं। जो दूसरा मेथड है उसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। और एक और मेथड है जिसको बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट एंड, या प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोल देंगे, वैल्यू एडेड मेथड। इसी को क्या बोल देते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब ये समझेंगे इसमें कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारी चीजें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम एक, ऐसे हम एक एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक इकोनॉमी लेते हैं जहां पे दो काइंड के प्रोड्यूसर्स हैं। एक इकोनॉमी एज्यूम करते हैं, हाँ, एक ऐसी इकोनॉमी एज्यूम करते हैं जहां पे दो काइंड के प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, केवल और केवल टू काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स, बस, इसके अलावा कोई है ही नहीं, यानी कि दो ही प्रोड्यूसर्स हैं, उसके अलावा है ही नहीं। ओके, अब इसमें टू काइंड्स ऑफ प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? हम्म? मान लेते हैं कि कुछ वीट प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ क्या है, फार्मर्स हैं। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फार्मर्स हैं, और फिर यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, बेकर्स हैं। और ये जो फार्मर्स हैं वो क्या उगाते हैं? ये फार्मर्स क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं वीट। फार्मर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वीट। ये प्रोड्यूस करते हैं वीट। ओके, और जो बेकर्स है ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? बेकर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रेड। ठीक है, बेकर्स, जो बेकर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ब्रेड। यहाँ पे एक चीज और एज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि जो इनका जो इनपुट है, हाँ, इनका जो फार्मर्स का जो इनपुट है, हम समझ लेते हैं कि इनके इनपुट में कुछ भी नहीं लगा,
केवल और केवल ह्यूमन लेबर लगा है, ह्यूमन लेबर के अलावा कुछ भी नहीं, नो इनपुट, नो इनपुट, कोई भी इनपुट नहीं यूज किया गया। केवल और केवल क्या यूज किया गया है, केवल और केवल क्या यूज किया गया है, ह्यूमन लेबर, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके। अब हम बात करते हैं बेकर्स की। जो ये बेकर्स हैं, मान लो कि इन्होंने क्या किया। अब हमें पता है कि ये जो बेकर्स हैं, बेकर्स को इनपुट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनसे वीट लेना पड़ेगा। बेकर्स को इनपुट में देना पड़ा वीट, मतलब लेना पड़ा वीट। हाँ, अगर इनको ब्रेड बनाना है तो ब्रेड के लिए वीट लेना पड़ेगा, और इन्होंने मान लो कि इनपुट लिया वीट। ठीक है। और ये वीट क्या कहते हैं कि इन्होंने किससे लिया, ये वीट हो गया एज अ रॉ मटेरियल, कैसे काम आ गया, एज अ रॉ मटेरियल। ये वीट कैसे काम आएगा, एज अ रॉ मटेरियल। और ये रॉ मटेरियल इनको कहाँ से मिला, ये रॉ मटेरियल इनको मिला है फार्मर से। ये रॉ मटेरियल इन्होंने कहाँ से लिया है, फार्मर से। ठीक है, इतना बात समझ में है। तो अब हमने कहा कि चलो मान लेते हैं कि अभी तो जस्ट मैंने इतना बताया कि इनपुट क्या क्या है। मान लो कि इन्होंने जो प्रोड्यूस किए, जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया, फार्मर्स ने यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फार्मर, हाँ, फार्मर ने कितना प्रोड्यूस किया है, ये बात है। ठीक है, इतना पहले इतना क्लियर हो गया होगा। ओके। हम मानते हैं कि जो प्रोडक्शन या वैल्यू ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, मान लेता हूं कि प्रोड्यूस्ड, जो वैल्यू या वैल्यू ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, फार्मर के द्वारा जो वीट प्रोड्यूस की गई है, उसकी वैल्यू जस्ट मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1000 रुपए है। कितने हैं, 1000 रुपए। ठीक है। जो वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर है, उसको हमने जो टोटल वैल्यू, मतलब जो जितना भी इन्होंने क्या कहते हैं कि उगाया हुई, जितना भी इन्होंने फार्मर्स ने हीट प्रोड्यूस किया, वो कितने का है, वो 1000 रुपीज का है। वीट प्रोड्यूस हुआ, वो कितने का प्रोड्यूस हुआ, 1000 रुपीज का वीट प्रोड्यूस हुआ। अब इस 1000 रुपए के वीट में से, 1000 रुपए के वीट में से इन्होंने क्या किया, 500 रुपए का वीट, क्या कहते हैं कि 500 रुपए का गेहूं इसको बेच दिया, बेकर्स को बेच दिया, सोल्ड टू बेकर्स। बेकर्स को कितने रुपए की ही वीट बेच दिया इन्होंने, 500 रुपए की वीट, क्या कहते हैं कि या गेहूं, बेकर्स को दे दिया। 500 रुपए का गेहूं क्या किया इन्होंने, बेकर्स को दे दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। मान लो कि जो बेकर्स, हम्म मान लो जो बेकर्स थे, इन्होंने क्या किया कि इस वीट को जितना इन्होंने खरीदा था, जितना इन्होंने वीट खरीदा था, ठीक है, उसका इन्होंने, बेकर्स ने क्या किया, यूज किया वीट, और प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस, उन्होंने प्रोड्यूस किया ब्रेड। अब इन्होंने कितने का वीट लिया था, 500 रुपए का, और इन्होंने ब्रेड जो बनाया है समझ लो 2000। मान लो इन्होंने जो ब्रेड बनाया, ब्रेड को बनाया वो कितने का बनाया, 2000। ठीक है, इन्होंने जो ब्रेड बनाया है वो कितने का बनाया है, 2000 का। तो यानी कि अगर अब देखा जाए, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन देखा जाए, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन देखा जाए तो कितना हुआ इस इकोनॉमी में, वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन दिस इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी को हमने एज्यूम किया, जिस इकोनॉमी को हमने एज्यूम किया, मुझे बताओ कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने का प्रोडक्शन हुआ। तो आप कहोगे कि फार्मर ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, हाँ, कितना फार्मर ने प्रोड्यूस किया, इसमें क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर कितना था, कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर, फार्मर्स का कितना कंट्रीब्यूशन था, 1000 रुपीज का। कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स कितना था, 1000 रुपीज का। और फिर क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेकर्स, बेकर्स का कितने का कंट्रीब्यूशन था, बेकर्स का कितने का कंट्रीब्यूशन था। आप देख रहे हो कि कितने का प्रोड्यूस किया इन्होंने, 2000, तो आप यहाँ पे 2000 लिख लोगे, तो कितना आ जाएगा, 30,000। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बेकर्स थे, जो बेकर्स थे, उन्होंने 2000 का कंट्रीब्यूशन नहीं किया,
उन्होंने 2,000 का कंट्रीब्यूशन नहीं किया। एक्चुअल में बेकर्स ने क्या किया है, केवल और केवल 1,500 का कंट्रीब्यूशन किया है। कैसे? जो, देखो, बेकर्स ने, अब मुझे बताना कि फिर से देखो, अगर ऐसा देखा जाए तो फार्मर्स ने, जितने फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था, फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था, फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था, और बेकर का कंट्रीब्यूशन कितना था। अगर देखा जाए तो फार्मर ने टोटल प्रोडक्शन कितने का किया था, टोटल प्रोडक्शन कितने का किया था, 1,000 रुपीज का। फार्मर ने कितने का प्रोडक्शन किया था, 1,000 रुपीज का किया था। और बेकर्स ने कितने का प्रोडक्शन किया, 2,000 का किया। हाँ, बेकर्स ने कितने का प्रोडक्शन किया, 2,000। बट अब देखो, फार्मर ने कोई रॉ मटेरियल लिया था क्या, कोई रॉ मटेरियल लिया था क्या, नहीं लिया था। फार्मर ने कोई रॉ मटेरियल नहीं लिया, बट बेकर ने तो रॉ मटेरियल लिया था। बेकर ने तो रॉ मटेरियल लिया था, कितने का लिया था, 500 रुपये। कितने का लिया था, 500 रुपये का। ठीक है, 500 रुपये का रॉ मटेरियल लिया था, तो रॉ मटेरियल को माइनस करना पड़ेगा ना इनका, क्योंकि रॉ मटेरियल थोड़ी ना इन्होंने प्रोड्यूस किया। बेकर्स ने क्या रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया था क्या, नहीं। वो ऑलरेडी फार्मर वाले में ऐड हो चुका है। वो जो यहाँ पे बेकर वाला जो मामला था, वो ऑलरेडी उसमें क्या कहते हैं कि फार्मर वाले में ऐड हो चुका है। तो तो जो वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू ऐड हुआ होगा, कितना वैल्यू ऐड हुआ होगा, वैल्यू एडेड इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू एडेड इक्वल टू हो जाएगा, हाँ, वैल्यू एडेड इक्वल टू हो जाएगा 2,500। 2,500 होगा। नहीं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने 1,000 किया, हाँ, इन्होंने 1,000, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनके द्वारा कितने का वैल्यू एडेड होगा, फार्मर के द्वारा कितना वैल्यू ऐड होगा, देखो, फार्मर के द्वारा कितना वैल्यू ऐड होगा, वैल्यू एडेड बाई फार्मर। फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया, जब 100 रुपए पूरे 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 1,000 रुपीज का किया ऐड। और क्या कहते हैं कि बेकर्स ने कितने का एडिशन किया, बेकर्स ने कितने का एडिशन किया, केवल और केवल 1,500 का, केवल और केवल कितने का, 1,500। तो यानी कि जो टोटल वैल्यू, जो टोटल प्रोडक्शन हो गया, अगर आप देखोगे टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, तो यानी कि जो वैल्यू एडेड कितना आ गया, वैल्यू एडेड हो जाएगा टोटल मिला करके, हाँ, वैल्यू एडेड प्रोडक्शन, यानी कि कितना, एग्रीगेट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस इकोनॉमी में कितना आ जाएगा, 2,500 का, कितने का आ जाएगा, 2,500। ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में है? फिर से मैं बताता हूँ, देखो, फिर से समझने की कोशिश करना। सिंपल है, सिंपल ये है कि पहले देखो, फार्मर ने कितने का प्रोड्यूस किया था, फार्मर ने 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज का। ठीक है, इसमें से 1,000 रुपीज में से क्या हुआ कि 500 का, 500 का क्या किया, जो बेकर्स थे, बेकर्स ने क्या किया, 500 रुपए का ये गेहूं लिया, 500 रुपए का गेहूं लिया। अब इस 500 गेहूं को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया 2,000 में। हाँ, 500 के गेहूं को जब ब्रेड में कन्वर्ट किया, ये जो वीट जो था, वीट जब ब्रेड में कन्वर्ट हुआ, तो वो कितने का बन गया, 2,000। यानी कि अब उसमें तो ब्रेड में गेहूं का पार्ट तो है ही नहीं। यानी कि बेकर्स ने अपनी तरफ से कितना ऐड, बेकर्स ने अपनी तरफ से कितना ऐड किया, 1,500 रुपए ही तो ऐड किया ना। बेकर्स ने अपनी तरफ से कितना ऐड किया, 1,500 ऐड किया, यानी कि 1,500 ऐड किया है। तो यानी कि टोटल वैल्यू एडेड प्रोडक्शन कितना हो, वैल्यू एडेड कितना हुआ, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया वो 1,000 रुपीज। मतलब कि टोटल जो एग्रीगेट, एग्रीगेट वैल्यू होगा कितना हुआ, एग्रीगेट, हाँ, एग्रीगेट वैल्यू कितना हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट वैल्यू कितना हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट वैल्यू कितना हुआ, जा करके 2,500। कैसे, 1,500 का इन्होंने ऐड किया था, 1,000 का इन्होंने। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं समझ में? तो इसी को बोला गया। और ध्यान रख लो कि अब यहाँ से कहानी आ जाती है, इतना क्लियर हो गया, हाँ, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि वैल्यू एडेड का डेफिनेशन क्या है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ, कि आपने कोई रॉ मटेरियल लिया, कोई रॉ मटेरियल लिया, और आपने कोई रॉ मटेरियल लिया, और उसमें कितना आपने चीजें ऐड कर, ठीक है, किसी कंपनी के द्वारा कितना उसमें कंट्रीब्यूशन दिया गया। जैसे एक एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल जो हमने देखा था, ये जो बेकर्स थे, बेकर्स, बेकर्स ने इनपुट लिया 500 का, वीट जो लिया था वो कितने का लिया था,
500 का। और लेकिन इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कितना, बेकर्स ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, बेकर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया था 1500 का, वो जाकर के कितने में बन गया था, 2000 का बन गया। यानी कि वैल्यू एडेड का डेफिनेशन क्या होगा, वैल्यू एडेड का डेफिनेशन ये होगा कि द नेट कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ फर्म, मेड बाय अ फर्म, किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा कितना, मतलब कि कितना कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है, ठीक है, हाँ, इज कॉल्ड, इट्स वैल्यू एडेड। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में देखो, फार्मर ने रॉ मटेरियल कुछ लिया था, फार्मर ने रॉ मटेरियल कुछ नहीं लिया, फार्मर ने रॉ मटेरियल कुछ नहीं लिया था, जीरो लिया, और उसने वैल्यू एडिशन कितना किया, फिर वैल्यू एडेड, यानी कि फार्मर का वैल्यू एडेड पूरा पूरा 1000 रुपीज, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपीज का प्रोड्यूस भी किया था, लेकिन ये किसके लिए था, फार्मर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं बेकर्स के लिए, बेकर्स लिए क्या हुआ भाई, बेकर्स ने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया 500 का, रॉ मटेरियल लिया 500 का, और प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ इनका, टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, 2000 का, टोटल प्रोडक्शन इनका कितने का हुआ, 2000 का। तो वैल्यू एडेड कितने का हुआ, इन्होंने कितना ऐड किया वैल्यू अपनी तरफ से, कितना ऐड, अपनी तरफ से इन्होंने ऐड किया था 1500, अपनी तरफ से ऐड किया था कितना, 1500 रुपए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला आ गया, वैल्यू एडेड इक्वल टू, वैल्यू एडेड इक्वल टू कितना आपने प्रोडक्शन किया है, कितना आपने प्रोडक्शन किया है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, कितना आपने प्रोडक्शन किए, माइनस, हाँ, कितना आपने प्रोडक्शन किया है, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, आपने इंटरमीडिएट गुड्स जितना भी लिया होगा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, यानी कि आपने कितना वैल्यू ऐड किया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, या रॉ मटेरियल जिनको भी बोल दो। तो ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ तक बात समझ में नहीं समझ, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स को ही इंटरमीडिएट गुड्स बोला गया है क्या, इंटरमीडिएट गुड्स का डेफिनेशन क्या बताया था? इंटरमीडिएट गुड्स का मैंने पिछली वीडियोज में इंटरमीडिएट गुड्स का डेफिनेशन बताया था कि जो रॉ मटेरियल, जो गुड्स एक फर्म से एक फर्म से प्रोड्यूस की गई, लेकिन उसको दूसरे फर्म में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा होता है, तो उसे क्या कहा गया है, इंटरमीडिएट गुड। क्या मैंने बताया, फिर से सुनना, कि किसी फर्म में प्रोड्यूस किया गया कोई गुड, कोई भी गुड्स किसी भी फर्म में प्रोड्यूस किया गया, लेकिन उस गुड्स को किसी दूसरे फर्म में एज अ इनपुट यूज किया जा रहा है, हाँ, हाँ, उसे किसी भी दूसरे फर्म में एज अ इनपुट यूज किया जा रहा होता है, तो इस वजह से उसे क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स बोला गया, उसे क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स बोला गया, ठीक है, इतना बात समझ आया ना। और इंटरमीडिएट गुड का यानी कि आपको ये सारी बातें समझ में आएगी कि वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या हो सकता है, वैल्यू एडेड इक्वल टू, यानी कि हमने जो भी वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, या वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स ही इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल्स ही कैसे काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह काम। क्या आपको ये बातें यहाँ तक, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको बातें एकदम क्लियर है, समझ। अच्छा, क्या होता है कि जो वैल्यू आप ऐड करते हो, जो भी आप वैल्यू ऐड करते हो वो कितने पार्ट में बांट जाता है, वैल्यू जो ऐड करते हो वो कभी कभी, हाँ, जो भी आप वैल्यू ऐड करते हो, हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है चार चीजों, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है चार चीजों, ठीक है, किसके किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी आप वैल्यू ऐड करते हो किसी भी फर्म के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा जो भी वैल्यू ऐड की जाती है वो कितने चीजों में डिवाइड होती है, वो चार चीजों में डिवाइड,
चार चीजों में मतलब कि वो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सी चीजें थी, याद हो तो? फोर फैक्टर्स ऑफ ना, क्या कौन सी चीजें थी? लैंड, लेबर, हाँ, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये था एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर क्या था? और चौथा था लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा एक और था, क्या नाम है, इसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है ना? लैंड के फॉर्म में क्या होता था? लैंड के फॉर्म में क्या होता था? रेंट। लैंड के लिए क्या मिलता था? लैंड के लिए क्या मिलता था? रेंट मिलता था। लेबर के लिए आपको क्या मिलेगा? वेजेस मिलता था। हाँ, लेबर के लिए वेजेस, यानी कि आप वैल्यू एडेड जो कर रहे हो लैंड के लिए रेंट में ऐड करोगे, लेबर के लिए वेजेस होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या मिलता था आपको? प्रॉफिट मिलता था। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको प्रॉफिट मिलता था। कैपिटल में आपको क्या मिलता था? इंटरेस्ट मिलता था। कैपिटल में आपको क्या मिलता था? इंटरेस्ट मिलता था। ये सारी बातें यहाँ पे बता दी थी, ठीक है। और यहाँ पे नोट करके ये ध्यान रख देना कि वैल्यू एडेड जो होता है वो फ्लो वेरिएबल, वैल्यू एडेड इज अ फ्लो वेरिएबल। याद करो फ्लो वेरिएबल क्या बता था? हाँ, फ्लो वेरिएबल क्या था? फ्लो वेरिएबल वो चीजें थी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या बताया था? फ्लो वेरिएबल कौन सी चीजें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफाइंड होता था, उन्हें ही हमने क्या बोला था? फ्लो वेरिएबल बोला था, ठीक है। उन्हें ही हमने क्या बोला था? फ्लो वेरिएबल बोला। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। जो जो वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं, जिनकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है, उन्हें क्या बोलते थे? फ्लो वेरिएबल। तो जो ये वैल्यू एडेड होता है, वो वैल्यू एडेड क्या है? ये एक फ्लो वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो हमने बातें कर ली, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और ये सारे डेफिनेशन भी याद हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो समझते हैं कि हम्म जितने भी अभी तक हमने वेरिएबल्स यूज किए थे वो सब किसके टर्म में हमने किया था? जितने भी अभी तक हमने वेरिएबल्स यूज किए थे वो सब किस टर्म में थे? मनी के टर्म में। जितने भी हमने अभी तक वेरिएबल्स यूज किए थे वो किसके टर्म में थे? मनी के टर्म में, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी गुड्स का जो मार्केट प्राइस होता है, हम अलग अलग वेरिएबल्स का क्या कर सकते हैं कि लिस्ट कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। इतना बात समझ में है? नहीं समझ? ठीक है। अगर अब हम देखें तो अगर हम देखें तो अगर मैं और भी यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे कितने फॉर्म्स थे? केवल दो थे। यहाँ पे कितने फॉर्म थे? दो ही थे। लेकिन अभी भी ये भी तो हो सकता है कि और रियलिस्टिक, अभी हमने केवल दो फॉर्म लिए थे जिसमें हमने बोला कि फार्मर्स इनपुट वगैरह कहीं से नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले कि फार्मर्स भी इनपुट वगैरह ले रहे होंगे, फार्मर भी इनपुट वगैरह ले रहे होंगे, और फिर धीरे धीरे हाँ फार्मर भी इनपुट ले रहे होंगे, तब हमारा कुछ और वैल्यू एडेड की चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि वैल्यू एडेड क्या होता है, क्या है। अब याद करो तो हमने बताया था डेप्रिसिएशन क्या। डेप्रिसिएशन, अब बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था कि कंजम एक प्रकार से डेप्रिसिएशन को ऐसे समझ लो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हाँ, फिक्स्ड कैपिटल का जितना भी कंजम्पशन होता है उसे ही हमने क्या बोला है? डेप्रिसिएशन बोला है, ठीक है। हाँ, अब ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब एक फर्म है, कोई भी फर्म है, अगर वो कैपिटल कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल का क्या होता है? वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर की वजह से क्या होगा? जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल का प्रोडक्शन, किसी भी कैपिटल का प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? किसी भी कैपिटल का प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? वियर एंड टीयर होता है, वियर एंड टीयर होगा। अब ये जो वियर एंड टीयर की वजह से क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा। वियर एंड टीयर की वजह से क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा ना। वियर एंड टीयर की वजह से क्या हो रहा है? हर बार डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो इस डेप्रिसिएशन को या हाँ
इस डिप्रिसिएशन के इफेक्ट को कम करने के लिए, इस डिप्रिसिएशन के इफेक्ट को कम करने के लिए, या कैपिटल को अपने वो कांस्टेंट रखने के लिए, कैपिटल को कांस्टेंट रखने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं, कांस्टेंट रखने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? ताकि डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कम किया जाए, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कम किया जाए, तो उसे ही क्या बोला गया? हाँ, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कम करने के लिए हाँ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है, उसको हटाने के लिए। यानी कि जो यानी कि हमारा कैपिटल क्या हो, कांस्टेंट है, कैपिटल कांस्टेंट है, इसके लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, इतना बात समझ गए नहीं समझ? यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो गया? यानी कि जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ये किसके इक्वल हो गया? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गया हाँ डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल के बराबर हो, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल के इक्वल हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में है? यहां तक क्लियर है? अब यहां से देखें, अब अगर हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर देते, अगर हम देखें कि वैल्यू एडेड को अगर मैं डेप्रिसिएशन में ऐड कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ कि ये जो वैल्यू एडेड था, वैल्यू कितना फर्म ने, किसी फर्म ने कितना वैल्यू ऐड किया, और उसी में मैं क्या ऐड कर देता हूँ? डेप्रिसिएशन को ऐड, इसको ऐड कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देता हूँ, तब हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? तब हमें जो मिलेगा उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है, हाँ ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू, जितना हमने, जितना किसी फर्म ने वैल्यू ऐड किया हो और प्लस में उसका कितना डिप्रिसिएशन हुआ होगा, तो उसी को बोला गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड होगी, ठीक है। अगर आपको देखना है कि नेट वैल्यू ऐड कितना हुआ, नेट वैल्यू कितना नेट वैल्यू ऐड हुआ होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड में से, ग्रॉस वैल्यू एडेड में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। किसी भी फर्म के द्वारा नेट कितना वैल्यू ऐड किया गया है, उसमें से डिप्रिसिएशन हटा दो, उसमें से डिप्रिसिएशन हटा दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू ऐड हुआ हो, कितना वैल्यू ऐड हुआ हो। ओके, इसी को हमने बोल दिया नेट वैल्यू ऐड। यहाँ तक बात समझ में है? यहाँ तक बात समझ में है? ठीक है। चलो एक इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई एक फर्म है, हाँ एक फर्म है जो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ फर्म प्रोड्यूसेस इन अ गिवन ईयर, मान लो किसी गिवन ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ 1000 रुपीज, हाँ 1000 रुपीज की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने का प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1000 रुपीज की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि फर्म प्रोड्यूसेस इन अ गिवन ईयर। अब क्या प्रोड्यूस कर रही है? मान लो कोई भी, अच्छा इसको हम कुछ भी मान लेते हैं कि कुछ भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, मान लो कि कोई कपड़ा ही प्रोड्यूस करने का कंपनी है, उसने 1000 रुपीज का एक साल में प्रोड्यूस किया। अब उसने इंटरमीडिएट गुड्स कितना ऐड किया, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि उसको कपड़ा अगर बनाना है, उस कंपनी को कपड़ा बनाना है तो उसको धागा तो लाना पड़ेगा, तो उस धागे के लिए मान लो उन्होंने इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, जो भी है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए उसने खर्च किया, वो कितना खर्च किया है? 200 रुपये। मान लो उसने इंटरमीडिएट गुड्स के लिए कितना खर्च किया है? 200 रुपये, ठीक है, ठीक है। अब तो और हम मानते हैं कि उसका कैपिटल कंजम्पशन, कैपिटल कंजम्पशन जो हुआ है वो कितने का हुआ है? मान लेते हैं उसका कैपिटल कंजम्पशन जो हुआ है वो हुआ है 100 रुपए। कैपिटल कंजम्पशन का मतलब ये होता है डेप्रिसिएशन, अभी बताया था, डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब होता है कितना कैपिटल कंज्यूम हुआ है, ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ओके, क्लियर। अब हमें देखना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना टोटल वैल्यू ऐड हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो देखो, रॉ मटेरियल को अगर छोड़ दिए जाए, हाँ रॉ, उसने प्रोड्यूस किया है कितने का? 1000,
हाँ, 1000 रुपीज का उसने प्रोड्यूस किया है। उसमें से मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल्स के की वैल्यू को माइनस कर देता हूँ, रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को माइनस कर। तो इस फर्म ने इतना ही पैसा तो ऐड किया है। कितना ऐड किया? 800 रुपए। इस फर्म ने कितना पैसे ऐड किया? 800। हाँ, कितने का ऐड किया? 800 रुपए। लेकिन ये क्या है, एक साल में, एक साल में इस कंपनी ने कितना ऐड किया? 800 रुपए। यानी कि ये इसके द्वारा टोटल वैल्यू ऐड की गई, इसके द्वारा टोटल या ग्रॉस वैल्यू ऐड। बट नेट वैल्यू एडेड अगर हमें निकालना, क्या निकालना पड़ेगा? नेट वैल्यू एडेड, कितना नेट वैल्यू इसने ऐड किया। नेट वैल्यू एडेड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट वैल्यू एडेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 800 में से, 800 में से डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना पड़ेगा, 800 में से डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 700 रुपए। यानी कि नेट वैल्यू ऐड जो हुआ कंपनी के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा, नेट वैल्यू ऐड कितना हुआ? 700 रुपए पर ईयर। और लेकिन क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऐड जो हुआ था वो 800 रुपए पर ईयर। इतना क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए कि हम्म अब यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू, हमने कहा कि प्रोडक्शन, कंपनी ने किया प्रोडक्शन, कंपनी ने किया प्रोडक्शन। लेकिन क्या जितना भी कंपनी प्रोडक्शन कर, क्या वो सारी की सारी चीजें के वो सेल सेल कर देती है क्या? नहीं, सारी की सारी चीजें नहीं सेल कर पाती, सारी की सारी चीजें नहीं सेल कर पाती। कुछ चीजें वो जो सेल हो जाती हैं, कुछ होती होती हैं अनसेल, अनसोल्ड, कुछ होती हैं सोल्ड हो जाती हैं, यानी कुछ सेल कर दी जाती हैं। हाँ, कुछ अब साल के लास्ट में क्या रह जाती है? अनसोल्ड में, मतलब कुछ बिकी ही नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हाँ, ये अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, जितना भी कंपनी प्रोडक्शन करता है, जितना भी कंपनी प्रोडक्शन करता है, क्या वो सारी की सारी चीजें मतलब सेल कर लेती है क्या? नहीं। हाँ, तो कुछ चीजें जो होती हैं सेल हो जाती हैं, कुछ चीजें क्या कर जाती हैं कि रह जाती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, रह जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है? ऐसे ही देखा जाए तो जब कंपनी रॉ मटेरियल लाता है, जब कंपनी रॉ मटेरियल लाता है तो वो रॉ मटेरियल को क्या करता है, रॉ मटेरियल्स भी, कुछ रॉ मटेरियल्स को वो क्या कर देता है, प्रोड्यूस, हाँ, कुछ रॉ मटेरियल्स को वो प्रोडक्शन में लगा देता है, कुछ रॉ मटेरियल्स को उसने क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन में लगा दिया। जिनको उसने प्रोडक्शन में यूज कर लिया उन्हें बोल दिया गया इंटरमीडिएट। जिनको उन्होंने हाँ प्रोडक्शन में लगा दिया उन्हें क्या बोल दिया गया? इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि वो लोग, वो कुछ रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज हो गए हैं। लेकिन क्या सारा का सारा रॉ मटेरियल एक साथ में ही प्रोडक्शन में यूज हो जाता है क्या? सारा का सारा रॉ मटेरियल क्या एक साथ प्रोडक्शन में यूज हो जाता है क्या? नहीं, सारा का सारा रॉ मटेरियल एक साथ नहीं प्रोडक्शन में यूज होता। तो फिर सारा का सारा, हाँ, तो फिर क्या होता है, जब सारा का सारा नहीं यूज हो पाता, तब फिर क्या करते हैं हम, उसको, जो बचा रह गया उसे क्या बोला गया? इन्वेंट्री। जो बचा रह गया उसे क्या बोला गया? इन्वेंट्री। ठीक है, जो बचा रह गया उसे ही क्या बोला गया? इन्वेंट्री बोला। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन में अभी तक नहीं यूज हुआ है उसे ही बोला गया है इन्वेंट्री। ओके, जो रॉ मटेरियल्स अभी तक प्रोडक्शन में नहीं यूज हुआ है उसे क्या बोला गया? इन्वेंट्री। और ध्यान रखना, इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल होता है। क्या? इन्वेंट्री जो होता है वो क्या है? स्टॉक वेरिएबल होता है। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा, हाँ, ये साल के शुरू में देखा जाता है, साल के लास्ट में देखा जाता है। साल के शुरू में कुछ और वैल्यू हो सकती है, साल के लास्ट में कुछ और वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए जो इन्वेंट्री जो होता है, इन्वेंट्री जो होता है वो स्टॉक वेरिएबल होता है। क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल होता है। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल क्या होते थे? ऐसे वेरिएबल जिनका मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ऐसे वेरिएबल जिनका, हाँ, जिनका वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो होता है वो क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल होता है। इतना बात समझ रहे हैं? हाँ, और यहाँ यहाँ तक बातें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होंगी कि इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल। तो अब इन्वेंट्री का डेफिनेशन भी तो देख लेते हैं कि इन्वेंट्री होता क्या है। ठीक है, अभी तो बताया कि इन्वेंट्री वो चीजें थी, वो जिनको अभी तक हमने यूज नहीं किया, वो रॉ मटेरियल था जिनको अब तक हमने यूज नहीं किया। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ, क्या, स्टॉक
ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स, हाँ, और रॉ मटेरियल्स, क्या सेमी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल्स, ठीक है, इन्हें क्या बोला गया है, ठीक है, विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर इज नोन एज इन्वेंट्री। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री का ये स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स होते हैं या सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं कि एक साल से दूसरे साल में कैरी, तो इसी को बोला गया, हाँ, इसी को बोला गया है इन्वेंट्री। और फिर मैंने बताया कि इन्वेंट्री जो होता है वो क्या होता है, इन्वेंट्री जो होता है वो क्या होता है, स्टॉक वैल्यू, क्या होता है, स्टॉक वैल्यू। ओके, इन्वेंट्री जो होता है वो स्टॉक वेरिएबल होता है, इतना भी बात समझ में लगी। अगर मान लो, अगर मान लो कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर इज लेस देन, अगर मान लो ये कम है, अगर ये कम है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर हाँ, बिगनिंग ऑफ द ईयर से अगर मान लो कि इन्वेंट्री कम है, तो इसका मतलब होता है कि इन्वेंट्री में क्या हुआ है, इन्वेंट्री में क्या हुआ है, कमी आई, इन्वेंट्री में क्या आई है, कमी आई हो, तो इसे हम बोलते हैं डिक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री, इसे हम क्या बोलते हैं, कि इसे ही हम क्या बोलते हैं कि डिक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री। ओके, इतना बात समझ में आएगी, समझ यानी कि इन्वेंट्री क्या होगी, कम हुई, इन्वेंट्री कम हुई, इसका मतलब हम बोलेंगे कि डिक्यूमुलेट हुई है, क्या हुई है, डिक्यूमुलेट, इन्वेंट्री क्या हुई है, डिक्यूमुलेट हुई, ठीक है। लेकिन कब बोलेंगे, जब वो कम हो रहा होगा, मतलब कि इन्वेंट्री साल के अंत में कम हो रहा होगा और शुरू में क्या हो रहा होगा, ज्यादा, शुरू में ज्यादा है लेकिन साल के अंत में क्या है, इन्वेंट्री कम हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ, उसे ही हम बोल रहे थे कि डिक्यूमुलेट हुआ है, यानी कि डिक्रीज हुआ है इन्वेंट्री। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में, हाँ, शुरू में इन्वेंट्री, हाँ, शुरू में बिगिनिंग में ज्यादा हो, बिगिनिंग में क्या हो, बिगिनिंग में कम, और साल के अंत में ज्यादा हो सकता है, साल के अंत में क्या हो सकता है, हाँ, साल के अंत में क्या हो सकता है, बिगिनिंग में कम हो और साल के अंत में ज्यादा हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे अक्यूमुलेट बोल देंगे, ठीक है। साल के अंत में अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, साल के अंत में, अगर एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में ज्यादा भी तो हो सकता है, ठीक है, हाँ, तो बिगिनिंग में क्या हो सकता है, कम हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे कम हो सकता है, तो इसे हम बोल देंगे एक्यूमुलेशन हुआ, उसमें क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। इतना बात समझ में, इतना बात समझ में आ गया हो। तो अब बात करते हैं कि चेंज इन इन्वेंट्री, क्या बात करते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, अगर मुझे देखना पड़ेगा कि कितना एक साल में चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म इन, हाँ, ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितना कम हुआ, तो अगर देखें तो कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर, माइनस उस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, माइनस कर दो सेल ऑफ द प्रोडक्शन, कितना सेल हुआ, सेल ऑफ द प्रोडक्शन दैट ईयर ड्यूरिंग द ईयर,
ठीक है। तो यानी कि आपको इन्वेंट्री देखना है कि कितना चेंज हुआ, चेंज इन द इन्वेंट्री अगर आपको देखना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि कितना उस साल क्या हुआ है, कितना उस साल फर्म ने प्रोड्यूस किया है और उसमें से कितना सेल हो गया है। तो इसी को बोलते हैं, हम क्या कहते हैं कि, और यहाँ पे ये आइडेंटिटी, ये जो साइन होता है ये किसके लिए लगाया जाता है, आइडेंटिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो वैल्यू हमेशा सच हो, मतलब कि कभी ये चेंज नहीं होने वाला। आइडेंटिटी की मतलब होता है वो चीजें जो हमेशा एकदम सही ही होंगी। वो समझ में आया, नहीं समझ में? ये बातें हमेशा सही रहने वाली हैं, किसी को हमने बोला है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लाइन प्रिंट लगाई रखी है। तो चेंज इन इन्वेंट्री जो होता है वो बताता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा उस साल कितना प्रोडक्शन किया गया, माइनस में से उसका कितना सेल हुआ, कितना उसका सेल हुआ। ओके, इतना बात समझ में है। और प्रोडक्शन का मतलब अभी हमने क्या बताया था, प्रोडक्शन का मतलब हमने बताया था कि कितना आपने वैल्यू ऐड किया, कितना वैल्यू ऐड किया है। और प्लस में क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड। हाँ, जब टोटल प्रोडक्शन में बता रहा था, टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या था, कितना आपने वैल्यू ऐड किया प्लस में रॉ मटेरियल्स था। हाँ, टोटल वैल्यू कितना ऐड किया था प्लस में रॉ मटेरियल्स था। यानी कि जो चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितना चेंज आया ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना चेंज इन इन्वेंट्री कितना आ जाएगा। आपने प्रोडक्शन कितने का किया, प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, आपने कितना वैल्यू ऐड किया है, वैल्यू ऐड किया है। यही तो अभी बताया था कि प्रोडक्शन का मतलब वैल्यू एडेड, अब प्लस में कितना इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा था, कितने का इंटरमीडिएट गुड्स लिया था, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स लिया था। हाँ, और उसमें से माइनस कर दो क्या, कितने का सेल हुआ, कितने का सेल हुआ। ठीक है, सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन का मतलब ही बताया है, प्रोडक्शन की याद करो तो अभी पीछे बता करके आऊँ कि किसी कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया होता है। तो उसमें क्या होता है, जितना उसने वैल्यू ऐड किया है प्लस में इंटरमीडिएट गुड। याद करो वो बेकर्स वाला एग्जांपल, बेकर्स वाले एग्जांपल में प्रोडक्शन कितने का था, 2000 का। प्रोडक्शन कितने का था, 2000 का। उसने वैल्यू कितना ऐड किया था, 1500 का। कितना वैल्यू ऐड किया था, बेकर ने कितने का वैल्यू ऐड किया था, 1500 का। लेकिन उसने गेहूं कितने का लिया था, 500 का। तो यानी कि उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, 2000 का। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, चलो एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि किसी एक फर्म के पास में अनसोल्ड स्टॉक है, पहले से ही अनसोल्ड स्टॉक, हाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना है, शुरू में कितना है, शुरू में, हाँ, शुरू में कितना है उसके पास में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। किसी भी साल के में, किसी भी साल में, किसी भी साल के लिए ए लगेगा यहाँ, किसी भी साल के लिए क्या लगता है, ए। तो कितना है, मान लो 100 रुपए। ठीक है, शुरू में उसके पास में जो अनसोल्ड स्टॉक है वो कितने का है, मान लो 100 रुपए का। और और उसने क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। प्रोडक्शन कितना का हुआ है, प्रोडक्शन कितना का हुआ, प्रोडक्शन प्रोडक्शन मान लो उसने किया 1000 रुपीज। प्रोडक्शन कितने का किया, 1000 रुपीज का। ठीक है, अब वो सेल करके ले, मैनेज टू सेल, कितना वो कंपनी सेल कर पाई है, मैनेज टू सेल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ, सेल कितने का करना पाया, वो केवल केवल कितने का कर पाया, 800 रुपए। सेल कितने का कर पाया, 800 रुपए। यानी कि अब चेंज इन इन्वेंट्री कितने, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ, 200 का। चेंज इन इन्वेंट्री कितने का हुआ, 200 का हुआ। कैसे, 1000 रुपीज का प्रोडक्शन किया इन्होंने, 1000 रुपीज का प्रोडक्शन किया माइनस सेल कितने का किया इन्होंने,
हाँ, सेल कितने का किया इन्होंने? 800। सेल कितने का हुआ? चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ? 200 का। चेंज इन इन्वेंट्री कितने का हुआ? 200 का। लेकिन अब इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर कितना होगा? इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर कितना होगा? इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर, तो पहले 100 के पहले की इन्वेंट्री थी, 100 की पहले की इन्वेंट्री थी, और 200 की इन्वेंट्री और आ गई, तो टोटल कितने की हो गई इन्वेंट्री? 300 की। टोटल इन्वेंट्री कितने की हो गई? 300। ठीक है। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब था? कितना आपने प्रोडक्शन किया माइनस कितना सेल। ठीक है। और ध्यान में रखना कि जो चेंज इन इन्वेंट्री होता है वो फ्लो वेरिएबल होता है। क्या ध्यान रखना है कि जो चेंज इन इन्वेंट्री होता है वो क्या होता है? फ्लो वेरिएबल। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है? वो फ्लो वेरिएबल होता है। ओके, इतना बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान रख लो, जो इन्वेंट्री होता है वो कैपिटल होता है। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री क्या होता है? कैपिटल होता है। इन्वेंट्री क्या होता है? कैपिटल होता है। और कैपिटल याद करो, तो इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन बताया था कि एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है। किसी भी कैपिटल में, कैपिटल के स्टॉक में कितना एडिशन कर रहे हैं, उसी को क्या बोला गया है? उसी को क्या बोला गया है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कैपिटल, हाँ, हाँ, स्टॉक ऑफ कैपिटल में आप किसी भी चीज को कितना ऐड कर रहे हो उसी को क्या बोला गया है? उसी को क्या बोला गया है? इन्वेस्टमेंट। अब जब इन्वेंट्री आपकी ऐड हो रही है, यानी कि कैपिटल ही तो ऐड हो रहा है, यानी कि एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ, हाँ, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। अभी हमने बताया ना कि इन्वेंट्री ही कैपिटल है। इन्वेंट्री क्या होता है? एक प्रकार से कैपिटल ही होता है। तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, हाँ, ऑफ, यानी कि ये भी क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट हुआ। क्लियर है? तो यानी कि ये भी क्या हुआ? एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही। ये भी क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तीन प्रकार, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं। जितना भी चेंजेस इन इन्वेंट्री होंगे वो समझ लो उसी को ध्यान में रख लो, कि जब चेंजेस इन इन्वेंट्री जो भी होगा उसे ही हमने मान लिया इन्वेस्टमेंट। चेंजेस इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। क्या हमने बताया कि जो इन्वेंट्री में चेंजेस होंगी उसको हम एज अ कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट। जो भी इन्वेंट्री में जो चेंजेस होते हैं उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। ओके। यानी कि, क्योंकि अभी हमने बताया ना, एडिशन टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल, तो कितना ऐड किया, कितना ऐड किया मतलब जितना चेंज इन इन्वेंट्री हुआ हो, कितना ऐड किया मतलब जितना चेंज इन इन्वेंट्री हुआ हो, यानी कि जो चेंज इन इन्वेंट्री होता है वही क्या हो गया हमारे प्रकार से? हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया। वही एक प्रकार से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितने तरीके से किया गया है? तीन प्रकार से। तीन मेजर कैटेगरीज हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कितनी कैटेगरीज हैं? तीन। इन्वेस्टमेंट के तीन मेजर कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं ये समझते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है, इसमें किया जाता है राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइज, हाँ, इसमें क्या होता है? पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है, पहला जो होता है वो कहाँ पे होता है? राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ाने में, इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
हाँ, क्या मैंने बताया, इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पहला। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अब इसमें होता कैसे है, इसमें क्या होता है कि, हाँ, इसमें क्या होता है कि कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना उसने एक्सपेंडिचर किया, जितना भी एक्सपेंडिचर किया होगा, एक्सपेंडिचर, जितना किसी भी कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया होगा, एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय द फर्म, कितना किसी फर्म ने, हाँ, किसी भी कंपनी ने कितना एक्सपेंडिचर किया होगा, इससे पता चल जाएगा कि कितना इन्वेंट्रीज में क्या हुआ है, क्या राइज हुआ है, कितना इन्वेंट्रीज में राइज हुआ है, यानी कि एक प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट। दूसरा हो सकता है कि फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से आते हैं, इसमें क्या होता है, आप मशीनरी ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, मशीनरी, और क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, फैक्टर, फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग, या इक्विपमेंट्स, ये सब आप ऐड कर रहे हो, इक्विपमेंट्स, ये सब जो लाते हो, ये सब क्या हुआ, ये सब जो हो रहा है ये बता रहा होता है, किसके बारे में बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि, हाँ, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी के द्वारा ये सब है। और जो होता है अगला आता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि हाउसिंग फैसिलिटी, ये जो होते हैं हाउसिंग फैसिलिटी में जो एडिशन ऑफ, जब आप हाउसिंग फैसिलिटी को ऐड करते हो, एडिशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी, ऐसी एडिशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी जो होती है, इसी को हमने बोल दिया कि कहते हैं कि ये रेजिडेंशियल, हाँ, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ओके, इतना बात समझ में आया? ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो भी, यानी कि जो भी इन्वेंट्रीज होती है, जो चेंज इन इन्वेंट्रीज है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, वो प्लान्ड भी हो सकती है, चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या हो सकती है, प्लान भी हो सकती है, और नहीं भी प्लान हो सकती है, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्रीज कैसे हो सकती है, प्लान भी हो सकती है और अनप्लान भी हो सकती है। क्या हमने बताया कि चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या हो सकती है, प्लान भी हो सकती है, अनप्लान भी हो सकती है। क्लियर, अनप्लान कब होंगी और प्लान कब होंगी। अब जैसे मान लो कि जब जब इन्वेंट्री अचानक से बढ़ जाए, अचानक से बढ़ जाए बिना किसी प्लान के बढ़ जाए, उसे हम बोलेंगे अनप्लान्ड, अनप्लान्ड accumulation of inventories, accumulation ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या हो सकती है कि अचानक से अपने आप, मतलब कि आपने प्लानिंग नहीं की हो बढ़ाने की, लेकिन इन्वेंट्रीज बढ़ जाए, इन्वेंट्रीज क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इन्वेंट्रीज में कमी भी आ सकती है, इन्वेंट्रीज में क्या हो सकती है, कमी भी आ सकती है विदाउट एनी प्लानिंग, अनप्लान डिक्यूमुलेशन, डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये भी हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है प्लान्ड accumulation, प्लान्ड accumulation हो सकता है, और प्लान्ड डिक्यूमुलेशन भी हो सकता है, प्लान्ड डिक्यूमुलेशन हो सकता है। अब accumulation और डिक्यूमुलेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। अब मान लो कि कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है जिसके पास में पहले से ही इन्वेंट्री में 100 शर्ट, इन्वेंट्री स्टार्टिंग में मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी कि शुरू में ही कितने हैं, 100 शर्ट, उसके पास में 100 शर्ट, 100 शर्ट्स हैं। अब पूरे साल इसने क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस किया,
प्रोड्यूस किया। अब मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं एक साल शर्ट को एक मतलब कि 1000 शर्ट को ये एक्सपेक्ट क्या करेगी, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं 1000 शर्ट को सेल कर लूंगी। कितने शर्ट को सेल कर लूंगी, 1000 शर्ट को सेल कर लूंगी। कंपनी सोच रही थी कि मैं 1000 शर्ट को क्या कर लूंगी, सेल कर लूंगी। ठीक है। कंपनी क्या सोच रही थी कि वो कितने सेल, हाँ 1000 शर्ट को वो सेल कर सकती है। फिर क्या होता है कि इसके लिए फिर जब उसने एक्सपेक्ट किया कि वो 1000 शर्ट को क्या कर लेगी, सेल, तो इसका मतलब वो प्रोड्यूस भी कितना करेगा, 1000 शर्ट प्रोड्यूस किया उसने, प्रोड्यूस्ड कितना किया, उसने 1000 शर्ट प्रोड्यूस किया, 1000 शर्ट प्रोड्यूस किया। ठीक है। बट बट जो सेल रहा, वो जो सेल हुआ, वो केवल और केवल 600 शर्ट, केवल और केवल कितने का बचा, सेल कितना हुआ, ओनली 600 शर्ट। यानी कि जितना उसने सोचा था, जितना कंपनी ने प्लान किया था, जितना कंपनी ने प्लान किया था कि मैं 1000 शर्ट सेल करूंगी, लेकिन उसका शर्ट कितने बीचे, केवल और केवल 100। अब जो चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ, 400। चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ, 400 का चेंज इन इन्वेंट्री कितने का हुआ, जितना प्रोड्यूस किया माइनस जितने का सेल किया, तो मतलब 400 का। ठीक है। तो ये जो चेंज इन इन्वेंट्री आया, ये ये क्या प्लान्ड था क्या, प्लान्ड था क्या, नहीं, ये प्लान्ड नहीं था। तो इसे अब इसमें देखो इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई कि कमी हुई, अभी इन्वेंट्री को, हाँ टोटल अभी कितना हुआ इन्वेंट्री में, लास्ट में कितना रहा, हाँ इन्वेंट्री कितना रहा, इन्वेंट्री इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर पे कितना इन्वेंट्री, 500 था, 400 अभी नया और प्लस में 100 पुराना, टोटल कितनी इन्वेंट्री हो गई, 500। टोटल कितनी इन्वेंट्री हो गई, 500। यानी कि ये जो एक्यूमुलेशन हुआ, ये इसमें क्या हुआ कि एक्यूमुलेशन, लेकिन ये कैसा एक्यूमुलेशन था, अनप्लैंड एक्यूमुलेशन। ये कैसा था, अनप्लैंड एक्यूमुलेशन। ठीक है। यहाँ पे क्या था, अनप्लैंड था, मतलब कंपनी सोच तो रही थी, लेकिन वो क्या हुआ कंपनी, हाँ। अब कभी कभी क्या होता है कि अनप्लैंड डिक्यूमुलेशन भी हो सकता है, वो तो अनप्लैंड एक्यूमुलेशन था क्योंकि बढ़ गया। अनप्लैंड डिक्यूमुलेशन कब होगा, अनप्लैंड डिक्यूमुलेशन, डिक्यूमुलेशन, फिर से वही एग्जांपल लो, अनप्लैंड डिक्यूमुलेशन। अनप्लैंड डिक्यूमुलेशन का एग्जांपल कैसे होगा, मान लो कि कंपनी के पास में पहले से ही 100 शर्ट है, इन्वेंट्री में कितने 100 शर्ट्स हैं, हाँ इन्वेंट्री में कितने शर्ट हैं, 100 शर्ट्स हैं। लेकिन अब कंपनी एक्सपेक्ट करती है, हाँ कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि मैं 1000 शर्ट्स, एक्सपेक्ट कितना करती है कि 1000 शर्ट्स मैं सेल कर लूंगी, 1000 शर्ट सेल कर लूंगी। ठीक है। और वो इसके लिए फिर उसने प्रोड्यूस कितना किया, 1000 साल प्रोड्यूस किया कि चलो मेरे पास, हम मेरे पास क्या कहते हैं कि 1000 इतने की इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, इतने की इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, उसने इतना प्रोड्यूस भी किया। लेकिन अब सेल कितना का हुआ, सेल कितने का हुआ, सेल हो गया गलती से 1050 शर्ट्स, 1050 शर्ट्स का सेल हो गया, 1050 शर्ट्स का सेल हो गया। तो यानी कि अब सेल में क्या हुआ कि, यानी कि चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का चेंज हुआ वो कितना, मतलब कि इन्होंने 1000, हाँ 1050 माइनस कितना आ जाएगा, मतलब कि 100, हाँ 1050, यानी कि कहीं ना कहीं देखो तो -50 आ गया, यानी कि इन्वेंट्री से 50 और शर्ट्स निकाले गए, इन्वेंट्री से 50 शर्ट्स और निकाले गए, इन्वेंट्री से भी 50 शर्ट्स निकाले गए। यानी कि अब इन्वेंट्री में कितने, अब इन्वेंट्री में कितने शर्ट्स हैं, केवल और केवल 50 शर्ट्स। अब इन्वेंट्री में कितने शर्ट्स बचे हैं, केवल और केवल 50 शर्ट बचे हैं, क्योंकि 100 तो थे, 100 में से 50 तो चले ही गए, तो कितने बचे, 50 शर्ट्स। यानी कि इन्वेंट्री में क्या हुआ, कमी आई, लेकिन ये कमी क्या प्लानिंग करके आई थी क्या, नहीं, अनप्लैंड, अनप्लैंड थी। तो इसी को बोला गया अनप्लैंड एक्यूमुलेशन, तो सॉरी डिक्यूमुलेशन, अनप्लैंड डिक्यूमुलेशन। ऐसे ही प्लान्ड, ऐसे ही क्या हो सकता है, प्लान्ड एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, प्लान्ड एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, लेसन हो सकता है, और ऐसे ही प्लान्ट डिक्यूमुलेशन भी हो सकता है, प्लान्ट क्या हो सकता है, डिक्यूमुलेशन भी हो सकता है। ओके।
ये प्लान्ड डिक्यूमुलेशन भी हो सकता है। तो ये कैसे होंगे? तो वही फिर से वही एग्जांपल ले लो कि भाई मान लो कि उसके पास में 100 शर्ट्स। हाँ, मान लो उसके पास में 100 शर्ट थे। हाँ, शुरू में कितने थे? 100 शर्ट थे। अब कंपनी सोचती है कि मैं 1000 शर्ट्स, हाँ, 1000 शर्ट्स में, हाँ, एक्सपेक्ट करती है कि 1000 शर्ट्स बिक जाएं। 1000 शर्ट्स वो बेच सकती है एक साल में। वो एक्सपेक्ट कितना करती है कि वो 1000 शर्ट्स को सेल कर देगी। 1000 शर्ट, इसके लिए उसने प्रोड्यूस कितना किया? 1000 सेल नहीं प्रोड्यूस किया, उसने किया 1100 शर्ट्स प्रोड्यूस किए। 1100 शर्ट्स, क्योंकि उसको अपनी कंपनी के को अपनी कंपनी के इन्वेंट्री को बढ़ाना था। अपनी कंपनी के इन्वेंट्री को बढ़ाना था। मतलब कि वो चाहते थे कुछ और बढ़ जाए इन्वेंट्री, वो 200 बढ़ानी। तो यानी कि अब सोल्ड सेल कितने का हुआ? सेल भी 1000 शर्ट का हुआ। सेल भी कितने का हुआ? 1000 शर्ट, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया। तो अब कंपनी में क्या हुआ? चेंज इन इन्वेंट्री कितना है? चेंज इन इन्वेंट्री कितना है? इन्वेंट्री में जो चेंज आया वो कितने का आया? 1000 शर्ट्स। हाँ, प्रोड्यूस किया कितना? 1100। माइनस सेल कितने का हुआ? 1000 का। यानी कि चेंज इन इन्वेंट्री 100 का आया। और चेंज इन इन्वेंट्री कितने का आया? 100 का आया। चेंज इन इन्वेंट्री कितने का आया? 100 का आया। और इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर कितना होगा? इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर कितना हुआ? 100 पहले से ही था। 100 पहले से था और 100 और आ गया, तो यानी कि 200 हो गया। इसी को बोलते हैं प्लान्ड एक्यूमुलेशन। इसी को बोलते हैं प्लान्ड एक्यूमुलेशन। इसी तरह से प्लान्ड डिक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। मान लो कंपनी के पास में पहले से 100 शर्ट, पहले से ही 100 शर्ट थी। ठीक है। अब कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 1000 सेल हो जाए। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 1000 शर्ट क्या हो जाए? सेल सेल जाए, एक्सपेक्ट करती है। ठीक है। तो उसने प्रोड्यूस कितने का किया? उसने प्रोड्यूस कितना किया? उसने 1000 ही प्रोड्यूस किया। उसने 1000 शर्ट ही प्रोड्यूस की नहीं, उसने क्या किया? 950 प्रोड्यूस की। 950 प्रोड्यूस की उसने। कंपनी ने कितने प्रोड्यूस किए? केवल और केवल 950। तो और सेल कितने का हुआ? सेल 1000 का हो गया। सेल भी कितने का हो गया? 1000 का हो गया। यानी कि कंपनी में कितना कम हो गया? इन्वेंट्री में कितना चेंज आया? 50 का। क्योंकि 50 इन्वेंट्री से भी लेकर के, मतलब कि 950 तो प्रोडक्शन वाले बेचे गए। 950 प्रोडक्शन वाले बेचे गए। लेकिन 100 शर्ट जो इन्वेंट्री थे उसमें से भी 50 शर्ट और बेचे गए। यानी कि लास्ट में इन्वेंट्री में कितना रहा? 50। तो यानी कि ये प्लानिंग की तरह से जो डिक्यूमुलेशन होता है उसे क्या बोला गया? प्लान्ड डिक्यूमुलेशन बोला गया। ठीक है। यहाँ तक आपको बातें सारी की सारी समझ में आ चुकी है। यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो, अगर यहाँ से देखा जाए तो किसी की कंपनी के द्वारा कितना ग्रॉस वैल्यू एड, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म, किसी भी फर्म के द्वारा कितना क्रॉस वैल्यू ऐड किया गया। मान लो एक फर्म आई ले लिया, एक फर्म आई ले लिया, इसके द्वारा कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड, अगर इसको देखा जाए तो मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाई फर्म आई, आई, कितना उसने टोटल प्रोड्यूस किया था माइनस कितना उसने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए थे, कितना उसने इंटरमीडिएट गुड्स, याद करो मैंने पढ़ाया था वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कितना वो ऐड कर रहा है अपनी तरफ से, कितना ऐड कर रहा है, तो उसके लिए मैंने बताया नहीं था। वैल्यू कितना अपनी तरफ से ऐड कर रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ता था? उसने कितना अपनी तरफ से ऐड किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना उसने क्रॉस वैल्यू ऐड किया था, क्रॉस वैल्यू प्रोडक्शन, क्रॉस वैल्यू प्रोडक्शन माइनस बताया था इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यही तो बताया था इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो वही तो हो गया वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे भी हमने बोला किसी भी कंपनी के द्वारा कितना वैल्यू ऐड किया गया है, तो मतलब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म आई माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय फर्म, यूज्ड बाय फर्म, उस फर्म ने कितना, उस फर्म आई ने कितना यूज किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो याद करो, तो अभी हमने बताया कि कोई भी कंपनी कितना चीजें प्रोड्यूस करती है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो यानी कि अब मैं इसको लिखता हूँ ग्रॉस
वैल्यू एडेड बाई फर्म आई, हाँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई फर्म आई इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेल्स, कितने का उसका सेल हुआ है, हाँ, वैल्यू ऑफ सेल्स बाई फर्म आई, कितना उसने सेल किया, हम्म, कितना उसने सेल किया है, ठीक है, माइन प्लस, प्लस कितना उसके इन्वेंट्री में चेंज हुआ, कितना उसके इन्वेंट्री में चेंज हुआ, ठीक है, वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में उसके कितना चेंज आया, तो इसको ए आई से लिख दिया, माइनस, ये तो लिखना ही पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, हाँ, यूज्ड बाई फर्म, क्या मैंने बताया, क्योंकि हमें पता है जो ग्रॉस वैल्यू जो थी, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता था उसको हम देखते नहीं थे, सेल प्लस में चेंज इन इन्वेंट्री, सेल प्लस में चेंज इन इन्वेंट्री, तो वही हो गया, ठीक है, तो ये दोनों बातें हमारे यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है, यानी कि अगर मुझे यहाँ से चेंज इन इन्वेंट्री निकालना हो, अगर मैं यहाँ से चेंज इन इन्वेंट्री निकालना हूँ, तो हम इन सब वैल्यू रख देंगे और हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, इतना बात, अगर मुझे मान लो नेट वैल्यू निकालना, नेट वैल्यू एडेड, कितना नेट वैल्यू ऐड किया, नेट वैल्यू एडेड अब ऑफ फर्म आई, उस कंपनी ने कितना वैल्यू ऐड किया है, अगर मुझे इसको निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उस कंपनी ने कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड किया, माइनस क्या करना था, डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, यही चीजें, हाँ, डेप्रिसिएशन कितना उस कंपनी के द्वारा होगा ऑफ फर्म आई, यानी कि डी आई, कुल मिलाकर के ये सारी बातें हैं, ओके, अगर हम देखें, तो अगर ऐसे ही, ये तो हमने एक कंपनी की बात, एक कंपनी की बात, अगर मैं ऐसे पूरे इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज होगी, जितनी भी कंपनीज होगी, अगर मैं सबको ऐड कर लूंगा, तो उसको बोल देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बोल देते हैं उसी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप बोलते हो जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी का मतलब हुआ कि कितना टोटल वैल्यू एडिशन हुआ, जीडीपी का मतलब हुआ कि कितना टोटल वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है सम ऑफ टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म इन द इकोनॉमी, अब किसी इकोनॉमी में, मान लो किसी देश की इकोनॉमी में, किसी देश की इकोनॉमी में, हाँ, हम मान लेते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी, ठीक है, उस इकोनॉमी में अगर मैं मान लेता हूँ कि 5 फर्म्स, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5 फर्म है, F1, F2, F3, F4, F5, मान लो इसने GB1, इसने ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना किया, GB1, इसने ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया जीबी, इसने ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया GB3, इसने ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया GB4, और इसने ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया GB5, तो तो इस देश की जीडीपी, जिसकी जीडीपी इस इकोनॉमी की, जिसके इकोनॉमी में 5 फर्म्स हैं, जिसकी इकोनॉमी में 5 फर्म्स हैं, उसकी जीडीपी क्या हो जाएगी, उसकी जीडीपी क्या हो जाएगी, इन सब का सम, इन सब का सम हो जाएगा, जीबी1, जितना टोटल इन्होंने ऐड किया है, बस सिंपल सी बात है, जीबी2 प्लस में जीबी3 प्लस में जीबी4 प्लस में जीबी5, ओके, जितना इन्होंने क्या कहते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया होगा, ऐसे ही जब मैं पूरे देश की बात करता हूँ, जब पूरे देश की बात करता हूँ, तो मतलब कि टोटल जितना भी एडिशन हुआ होगा, मान लो किसी भी देश में, किसी भी देश में मान लो कि वहां पे एन कंपनीज हैं या एन फर्म्स हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड 1 प्लस में ग्रॉस वैल्यू एडेड 2 प्लस में ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऐसे ऐसे चलते रहो, और क्या कहते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एन पर, यानी कि अगर मैं इसको हटा करके समेशन का साइन लगा,
समेशन का साइन लगा दूं और मैं बोलूँ कि आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक चलना है, और ये क्या हो जाएगा, जी ए आई, मतलब कि सबको टोटल ऐड कर लिया। यही हमारे देश की, मतलब किसी भी देश की या किसी भी कंपनी की या इकोनॉमी की जीडीपी हो सकती है। ठीक है, कितना उसने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इतना बात समझ आए, इतना बात समझ आए। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि नेट वैल्यू एडेड निकालना होगा, नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड के लिए क्या बताया था, एनवीएआई के लिए क्या करना पड़ता था, ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता था। हाँ, तो अगर मान लो कि हम्म हाँ, क्या करना पड़ता था, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता था। तो इसलिए देयर फोर क्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू एडेड, कितना उसने ऐड किया होगा प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं जीडीपी देखूं, तो जीडीपी का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, जीडीपी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से जीडीपी इक्वल टू आ जाएगा, जीडीपी इक्वल टू जी डी पी इक्वल टू, अगर मान लो नेट वैल्यू एडिशन पता है हमें, नेट वैल्यू एडिट पता है कितना किसी भी फर्म के द्वारा किया गया है, हाँ, कितना ऐड किया गया है, तो प्लस में उसका क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन भी है, हर फर्म का डिप्रिसिएशन भी है, हर फर्म का डिप्रिसिएशन भी ऐड कर, यानी कि आपके पास में जीडीपी के दो फॉर्मूले, जीडीपी के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, फटाफट। जीडीपी के दो फॉर्मूले हैं, पहला, जितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितने द्वारा, जितने भी फर्म्स थे आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। ठीक है, यही हो गया जीडीपी। लेकिन एक फॉर्मूला और हो गया, जब मुझे नेट वैल्यू एडेड पता हो, जीडीपी की वैल्यू हो जाएगी कितना, आई इक्वल टू, एक मिनट, आई इक्वल टू 1 से लेकर के, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, लेकिन नेट वैल्यू एडेड प्लस में कितना, डेप्रिसिएशन। ये हो जाएगा, दो फॉर्मूले हो गए जीडीपी के। ठीक है, और इसी को बोला गया, ये जो लिखा हुआ है इसको बोला गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको क्या बोला गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितना वैल्यू एडिशन हुआ, नेट वैल्यू एडिशन। ठीक है, नेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ, तो यानी कि आई कितना एडिशन हुआ है वैल्यू, इसकी बात करते हैं, तो ये बात करते हैं एन नेट वैल्यू एडेड, ये आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन। ठीक है, इसे बोला गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर मैं जीडीपी में से जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, क्या माइनस कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हमने आपको बता दिया प्रोडक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे एक्सपेंडिचर में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको जीडीपी भी समझ में आ गया, जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।